Hello everyone, myself Ashish Umarkar, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcome to the course Strength of Material. Today's our topic is numerical on punching shear. Let's have a previous lecture overview. In last lecture, we have studied composite section and numericals on composite section. I hope all of you understand. If anyone has any doubt, so please go through the previous video. After watching today's video, you will be able to explain concept of single and double shear and solve numerical over single shear. And again, you can explain concept of punching shear and solve numerical on punching shear. So first of all, let's understand what is shear stress. हम लोगों ने इसके पहले भी स्ट्रेस का डेफिनेशन देखा हुआ है, वो होता है लोड पर यूनिट एरिया. लोड पर यूनिट एरिया इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस. यहां पर आप लोग एक फिगर देख रहे हैं, वो फिगर के कॉर्नर पे आप लोगों को फोर्स अप्लाई किया हुआ दिख रहा है. ध्यान रखिए, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका एक्सिस यहां पर सेंटर में रहेगा, अगर फोर्स एक्सिस पे काम करता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट फोर्स बोलते थे या लोड बोलेंगे. बट ये एक्सिस छोड़ के अगर काम कर रहा है फोर्स, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट लोड बोलेंगे. तो यहां पर एक्सिस छोड़ के काम कर रहा है, सेंटर पे काम नहीं कर रहा है फोर्स, ये कॉर्नर पे काम कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट लोड हो गया. तो शियर लोड जो है वो एक इनडायरेक्ट टाइप का लोड है, और उससे आने वाला शियर स्ट्रेस भी जो है इनडायरेक्ट टाइप का स्ट्रेस रहेगा. तो शियर स्ट्रेस जो है इनडायरेक्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस है. तो डायरेक्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस कौन से थे? टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव. तो वो डायरेक्ट टाइप के स्ट्रेस में आते हैं. शियर इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस. तो हम लोग यहां पर देखते हैं एरिया कैसे हम लोगों को पता करना है. तो आप लोग यहां पर देख रहे हो फोर्स यहां पर जो कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से ये पार्ट जो टूटेगा, तो यहां पर कहीं से सेंटर से वो ऐसे दो टुकड़ों में बट जाएगा. ये डॉटेड लाइन से आप लोग एरिया देख रहे हो जो टूटा हुआ है. तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि ये जो फोर्स काम कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, वो लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन. और ये जो एरिया यहाँ पर फेल हुआ है, वो एरिया ये भी हॉरिजॉन्टल फेल हुआ है, एरिया भी हॉरिजॉन्टल फेल हुआ है, फोर्स भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है. तो जब लाइन ऑफ एक्शन को फेल्यूर एरिया पैरेलल होता है, तो वो फेल्यूर पैटर्न शियर स्ट्रेस के अंदर आएगा. तो वो शियर स्ट्रेस हम लोग उसको बोलेंगे. तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है. शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, और ये सेम इसका फॉर्मूला है लोड अपॉन एरिया. तो ये एरिया आपको देखना है कि कौन सा फेल होने वाला है. ओके, हम लोग एक जनरल जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स है जिनमें शियर स्ट्रेस आते हैं उनके एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है. जैसा शाफ्ट है, बीम है, पिन है, ये जो सारे कंपोनेंट्स है इनमें शियर स्ट्रेस की वजह से फेलियर होने के चांसेस होते हैं. ओके, एक हम लोग जनरल एग्जांपल लेते हैं. आप लोग अगर कैंची से कोई कागज को काट रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं शियरिंग एक्शन. वो कागज जो कट हो रहा है वो शियरिंग एक्शन की वजह से कट हो रहा है. ओके, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. हम लोगों ने मॉडुलस इसके पहले भी कहीं पर सुना है, याद कीजिए. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही रेशियो है, बट यहां पर ये रेशियो शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन के बीच में है. तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डेफिनेशन यहां पर आ जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन. इसको हम लोग सी या जी से डिनोट करवाते हैं, और इसका यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है. ध्यान रखिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब हो जाता है कोई मटेरियल कितना रिजिड है, कितना स्ट्रांग है. तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का वैल्यू हमको बताएगा कि कोई मटेरियल कितना स्ट्रांग है, और कोई अगर वीक मटेरियल है उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का वैल्यू स्ट्रांग मटेरियल से कम रहेगा. तो ये वैल्यू से हम लोग एक इंडेक्स हमको पता चल जाएगा, जिसमें कोई मटेरियल का वैल्यू रिजिडिटी का ज्यादा है तो वो स्ट्रांग है, रिजिड मटेरियल है, और कम है तो वो मटेरियल वीक है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी.
G is equals to shear stress upon shear strain. Shear stress is denoted by tau and shear strain is denoted by gamma. कोई बुक्स में आपको shear strain को phi से डिनोट किया हुआ दिखाई देगा और shear stress को Q से, स्मॉल अल्फाबेट Q से आपको डिनोट करते हुए दिखाई देगा. Let's understand the shear failure of nut and plate. In this animation, you can see there are two plates are joined with nut and bolt. ये दोनों प्लेट्स को नट एंड बोल्ट से ज्वाइन करने के बाद हम लोग दोनों प्लेट्स को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं. तो ये दोनों प्लेट्स जो है वो फेल होने के दो अलग अलग तरीके हैं. एक पहला कि जो बोल्ट है वो टूट जाएगा. तो ये आप लोग यहां पर देख रहे हो एनिमेशन में, बोल्ट टूट जाता है. और दूसरा प्लेट टूट जाएगा. तो दूसरा यहां पर केस जो आ रहा है वो प्लेट टूटते हुए आपको दिखाई दे रहा है. तो ये दोनों केसेस फेल्यूर के हो सकते हैं. हम लोग अपने सिलेबस के अंदर पहला जो केस है उसको स्टडी करने वाले हैं. इसके अंदर शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करना है. लेट्स सी. लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सिंगल शियर एंड डबल शियर. व्हाट इज सिंगल शियर? तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं दो प्लेट्स है, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है नट बोल्ट से. हम लोग ये दोनों प्लेट्स को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं. ये बोल्ट जो है उसका डायमीटर यहाँ पर हमको उसने दिया हुआ है D. तो हम लोग दोनों प्लेट्स को यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो बोल्ट कहीं यहाँ से सेंटर से टूट जाएगा और टूटेगा तो वो जो एरिया जो टूट रहा है वो आपको समझना है. तो बोल्ट जो है वो सर्कुलर होते हैं. आपने किसी ने ध्यान से आप लोग देखिए कहीं पर रेक्टेंगुलर बोल्ट देखे हैं क्या या ट्रायंगुलर बोल्ट देखे हैं क्या, है ना. मोस्ट ऑफ दी जगह पर बोल्ट आपको सर्कुलर ही मिलेंगे. तो यहां पर आप लोगों को ये बोल्ट का डायमीटर पता होना चाहिए. अगर आपको डायमीटर पता है तो एरिया कैसे निकलेगा, π/4 d स्क्वायर से. तो हम लोगों को शियर स्ट्रेस अगर कैलकुलेट करना है, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, वो था शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया. तो यहाँ पर जो लोड है वो आपको मिल जाएगा, कितना लोड यहाँ पर अप्लाई किया है, और एरिया आ जाएगा आपका बोल्ट का π/4 d स्क्वायर. ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिंगल शियर. लेट्स सी व्हाट इज डबल शियर. डबल शियर में आपको तीन प्लेट्स आप लोगों ने ले लिया है और तीनों प्लेट को आप लोगों ने नट एंड बोल्ट से ज्वाइन कर दिया है. और नट एंड बोल्ट से ज्वाइन करने के बाद आप लोग ये दोनों प्लेट्स को, जो येलो कलर की प्लेट्स है उनको आप लोग लेफ्ट साइड में खींच रहे हो और जो ब्लू कलर का प्लेट है उसको हम लोग राइट साइड में खींच रहे हैं. और ये जब हम लोग इनको खींचेंगे तो यहाँ पर ये बोल्ट जो है वो दो जगह पर टूटेगा. एक पहला जब ये पीला और नीले कलर का ऊपर साइड का जो कांटेक्ट आएगा वहां पर, और दूसरा नीले और नीचे की पीली प्लेट का यहाँ पर कांटेक्ट आएगा वहां पर, दो जगह पर. तो एरिया जो यहाँ पर फेल हो रहे हैं वो दो एरिया हो गए. तो यहाँ पर जो स्ट्रेस आ जाएगा वो कैसे आएगा, देखिए. स्ट्रेस हमको पता है टाउ इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया. डबल हो गया है यहाँ पर. सिंगल शेयर में एरिया जो सिंगल था वही ले लिया हम लोगों ने, बट यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिंगल एंड डबल शेयर. लेट्स सी ए न्यूमेरिकल ऑन सिंगल शेयर. लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट. टू प्लेट्स 12 mm एंड 10 mm थिक रिस्पेक्टिवली. सिंगल शेयर में दो प्लेटें हम लोग लेते हैं, उनका थिकनेस 12 mm और 10 mm दिया है. प्लेट के थिकनेस से हमको कुछ लेना नहीं है क्योंकि हमको देखना है फेल क्या हो रहा है. फेल हो रहा है बोल्ट, तो बोल्ट का डायमीटर हमको यहाँ पर पता करना है. आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ लैप जॉइंट बाय रिवेट. लैप जॉइंट यानी क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे के ऊपर हम लोग जो रखते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लैप. और जॉइंट हम लोगों ने जो किया है वो हम लोग नट बोल्ट से अगर करते हैं तो वो एक टेम्पररी जॉइंट होता है. नट बोल्ट आप लोग ओपन कर सकते हो और वो प्लेट्स अलग हो जाएंगी. बट आप लोग रिवेट अगर लगाते हो तो वो परमानेंट जॉइंट है. रिवेट नट बोल्ट जैसा ही होता है बट ये परमानेंट होता है. आपको रिवेट को तोड़ना पड़ेगा तभी जाके प्लेट्स दूर होंगी. तो ये रिवेट जो है उसका डायमीटर हमको दिया हुआ है 16 mm. ओके, तो हम लोग इसका डायमीटर लिख देंगे 16 mm. D इज इक्वल टू 16 mm. आगे देखिए, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट. जॉइंट का स्ट्रेंथ हमको पता करना है कि भैया ये जॉइंट कितना लोड उठा लेगा. इफ द अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इज 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अगर जो अपना रिवेट है वो शेयर में मैक्सिमम लोड
मैक्सिमम स्ट्रेस 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर अगर संभाल लेता है तो पता करिए लोड कितना ले लेगा प्लेट। ओके, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अल्टीमेट शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख दिया है। ध्यान रखना अल्टीमेट का यूज हम लोगों ने इसके पहले भी किया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, जहां पर अल्टीमेट जब स्ट्रेस आता है तो वहां से मटेरियल टूटना चालू होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे एरिया जो फेल होने वाला है। तो यहाँ पर एरिया फेल होने वाला है बोल्ट का एरिया है सर्कुलर, और वो सर्कुलर का एरिया का फॉर्मूला है π/4 d का स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया π/4 d स्क्वायर, d की जगह पर 16 स्क्वायर लिख दिया है और एरिया कैलकुलेट कर लिया है 201.09। ये आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करके देखना है। और यूनिट ध्यान रखना, एरिया का यूनिट है mm स्क्वायर। और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे लोड। शेयर स्ट्रेस कैसे निकालना है हमको पता है, सिंगल शेयर के लिए उसका फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया। तो लोड हमको कैलकुलेट करना है तो वो अननोन रहेगा, स्ट्रेस हमको पता है 300 है और एरिया भी हम लोगों ने अभी निकाला है, दोनों वैल्यू पुट करवा दो और यहाँ पर आप लोगों को P का वैल्यू मिल जाएगा। P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 201.09 जो है दूसरे साइड में जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमको P का वैल्यू मिलेगा 60,318 न्यूटन। आप लोग इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट है वो 3 डिजिट्स आगे लेकर आ जाओ तो आप लोग यहाँ पर किलो वर्ड यहाँ पर पुट कर सकते हो, या फिर ये भी आंसर लिख दिया है तो काफी है। चलो देखते हैं कंसेप्ट ऑफ पंचिंग शियर। पंचिंग यानी क्या होता है, जिसमें हम लोग कोई प्लेट के अंदर होल बनाते हैं, वो एक्शन कहलाता है पंचिंग। तो उसके लिए हमको लगता है पंच, और एक प्लेट जिसके अंदर होल करना है, और प्लेट के अंदर होल होने के बाद जो मटेरियल निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंक या स्क्रैप भी बोल सकते हैं। स्क्रैप यानी वेस्ट में अगर ये जाएगा, और ब्लैंक अगर ये यूज होने वाला है तो इसको हम लोग ब्लैंक बोल सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। ये एक प्लेट यहाँ पर आपको दिख रहा है जिसका थिकनेस T है, और थिकनेस T ये प्लेट के अंदर हमको होल बनाना है एक D डायमीटर का, एक डायमीटर हमको यहाँ पर दिया हुआ है D, उसका होल बनाना है। तो उतने ही डायमीटर का हमको पंच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो पंच हम लोग ये प्लेट के ऊपर रखेंगे और पंच के ऊपर हम लोग जोर से हथौड़ा मारेंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पंच प्लेट के अंदर जाएगा और प्लेट के अंदर होल बन जाएगा उतने डायमीटर का जितना ये पंच का डायमीटर है, और हम लोगों को एक स्क्रैप मटेरियल बाहर निकलते हुए दिखाई देगा, जो कि ये होल इतना रहेगा। होल का जो डायमीटर था वो उसका स्क्रैप का भी उतना ही डायमीटर रहेगा। तो अभी ये दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो प्लेट के अंदर होल हो रहा है और दूसरा पंच के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो पंच के ऊपर जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर से हथौड़ा और नीचे से प्लेट, तो ये पंच हो जाएगा दोनों के बीच में कॉम्प्रेस। तो इसके अंदर जो स्ट्रेस आएगा वो रहेगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो पंच इज सब्जेक्टेड टू ए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करवाते हैं और इसका फॉर्मूला है लोड अपॉन एरिया। अभी एरिया क्या रहेगा पंच का, पंच तो सर्कुलर है, पंच तो गोल है, तो उसका डायमीटर हमको दिया है D, तो उसका एरिया निकालना आसान हो जाएगा π/4 D का स्क्वायर। D का अगर आप लोग स्क्वायर करवा दोगे तो हमको एरिया मिल जाएगा पंच का। ओके, और फोर्स P जो है आपको कितना यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो पता चल जाएगा। और दूसरा, ये प्लेट जो है ये फेल होने वाला है, तो प्लेट के अंदर आप लोग देखिए फोर्स जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये एरिया यहाँ पे क्रिस क्रॉस फेल हुआ है वो दिखाई दे रहा है। तो जो एरिया फेल हो रहा है हम लोगों को देखना है, ये जो यहाँ पे स्क्रैप निकला हुआ है, ये क्रिस क्रॉस किया हुआ है, वो एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो ये ऐसा पूरा, ये सर्कल के ऐसा पूरा गोल गोल ये एरिया है जो फेल हुआ है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको उसके लिए सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि भैया ये सर्कल का ये पूरा जो लेंथ है वो कितना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, वो बन जाता है पाई इंटू डी। तो पाई इंटू डी से आपको सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल मिल जाएगा, और इसका ये हाइट कितना रहेगा, ये थिकनेस कितना रहेगा, जितना प्लेट का थिकनेस था। ओके, तो हम लोग अगर देखते हैं तो ध्यान से पता चलता है कि जो एरिया फेल हुआ है वो रेक्टेंगुलर नेचर का है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन। तो एक साइड इसका पाई डी टी है और पाई डी है, और दूसरा साइड उसका है थिकनेस टी। ओके, तो इन दोनों का आप लोग मल्टीप्लीकेशन अगर कर दोगे तो एरिया आपको मिल जाएगा पाई डी इंटू टी। तो जो एरिया अंडर शियर है, एरिया अंडर शियर वो बन जाता है पाई डी टी। और हमको अगर निकालना है शियर स्ट्रेस, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाउ
यानी शेयर स्ट्रेस है वो हो जाता है लोड अपॉन एरिया। लोड तो वही रहेगा जो आप लोगों ने पंच के ऊपर अप्लाई किया था, वही लोड प्लेट पे भी जाएगा और एरिया यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जो फेल होने वाला है वो हो जाता है पाई डी टी। तो ध्यान रखना पंच के अंदर आपको एरिया पुट करना है पाई बाय 4 डी स्क्वायर और प्लेट के अंदर एरिया पुट करना है पाई डी टी। प्लेट के अंदर शेयर स्ट्रेस आने वाला है और पंच के अंदर आने वाला है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और ध्यान रखना पंच इसमें टूटने वाला नहीं है, तो पंच के अंदर जो स्ट्रेस आएगा वो कभी भी अल्टीमेट नहीं रहेगा। बट प्लेट टूटने वाला है तो प्लेट के अंदर आने वाला स्ट्रेस आपका हमेशा अल्टीमेट रहेगा। अल्टीमेट या माने मैक्सिमम, ओके, जहां पर मटेरियल फेल हो जाता है। लेट्स सी ए न्यूमेरिकल। A punch of 12 mm diameter is used to punch a hole. एक 12 mm डायमीटर का पंच यूज करके हमको एक होल बनाना है इन अ प्लेट ऑफ 20 mm थिकनेस। 20 mm थिकनेस का प्लेट है उसमें। ओके, तो इसका डाटा देखिए हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले तो डायमीटर कितना है होल का, वो है 12 mm, या पंच का, होल का और पंच का डायमीटर सेम रहेगा, तो d इज इक्वल्स टू 12 mm लिख दिया। फिर थिकनेस जो है प्लेट का वो कितना है 20 mm है, यहाँ पर हमको गिवन है थिकनेस 20 mm। द अल्टीमेट पंचिंग शियर स्ट्रेस इन द प्लेट मटेरियल इज 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अल्टीमेट पंचिंग शियर स्ट्रेस यानी होता है टाउ, तो टाउ इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ध्यान रखना शियर जो है वो प्लेट के अंदर होता है, पंच के अंदर नहीं होता है, तो ये प्लेट के लिए उसने वैल्यू दिया हुआ है शियर का 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। ओके, अभी निकालना क्या है, हमको निकालना है डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पंच। फोर्स P हमको निकालना है कि भैया कितना फोर्स आपको पंच के ऊपर अप्लाई करना है। और दूसरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन द पंच, स्ट्रेस कितना है पंच के अंदर, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कितना आने वाला है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो एरिया है दोनों वो समझ लेते हैं। पंच का एरिया क्या हो जाता है, पंच का एरिया हो जाता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। पंच तो सर्क्यूलर है तो उसका एरिया हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो डी यानी डायमीटर, तो वो डायमीटर यहाँ पर 12 है, तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, वीडियो पॉज करके, और देखेंगे वैल्यू 113.09 आता है क्या। यूनिट लिखना mm स्क्वायर। ओके, वैसा ही एरिया आपको निकालना है प्लेट के लिए। तो प्लेट जो फेल होने वाला है उसका एरिया हम लोगों ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो आपको प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए आप लोग कि एरिया क्या लिया था। वो एरिया हम लोगों ने लिया था प्लेट के लिए पाई इंटू डी इंटू टी। ओके, तो यहाँ पर डी और टी का वैल्यू आप लोग पुट करवा दो और तीनों का मल्टीप्लीकेशन करवा दो, तो आंसर आएगा 753.98 mm स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों एरिया निकाल दिए जिनके ऊपर स्ट्रेस आने वाला है। ओके, आगे चलते हैं। अभी हमको पता है अल्टीमेट शियर स्ट्रेस, अल्टीमेट यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये आता है प्लेट के अंदर। तो प्लेट के अंदर जो स्ट्रेस आएगा उसका फॉर्मूला आ जाएगा लोड अपॉन एरिया। तो यहाँ पर लोड तो दोनों में कॉमन है, लोड पंच पे भी वही आने वाला है और प्लेट पे भी वही आने वाला है, सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो टाउ इज इक्वल टू पी बाय ए लिया है, टाउ हमको गिवन दिया हुआ है 300 और एरिया जो है प्लेट में आप लोगों ने जो निकाला था शेयर का वो आपको यहाँ पर लेना है 753.98। तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट करवा दो। P आपका एक साइड में ले लो और ये 753.98 जो है दूसरे साइड में जाएगा, तो 300 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करवाकर आपको P की वैल्यू मिल जाएंगी। P इज इक्वल्स टू 226194.67। तो ये आपका आ जाएगा लोड ऑन, इतना फोर्स आपको अप्लाई करना है पंच करवाने के लिए। ओके, ये यहां से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और आपको यहां से ये प्रॉब्लम के अंदर स्ट्रेस ऑन पंच निकालना है, तो आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला प्रीवियस स्लाइड में जाओ और स्ट्रेस का फॉर्मूला देखिए और ये P का वैल्यू यूज करके ये स्ट्रेस कैलकुलेट करिए। ठीक है, these are the some questions likely to be asked in MSBT. Pause the video, write these questions and solve these problems जो हम लोगों ने फॉर्मूले यूज किए हैं वो यूज करके, और आप लोग देखिए इसका आंसर इतना आता है क्या, चेक करिए। और अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।